बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं अल नूर। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर्स के बारे में। Macromolecules or polymers are described as large molecules built up from small repeating units called monomers. Monomers बेसिकली कहा जाता है ऐसे मॉलिक्यूल को जो सिंगल यूनिट में हो। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी जो एक ही मॉलिक्यूल हो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोमर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन कर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब यूनिट के, यानी जब बहुत से मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर। Macromolecules can also be defined as the molecular compounds whose molecules have high molecular masses and are composed of large number of repeating units of identical structures, which are known as monomers. Next we discuss the classification of polymers. There are number of parameters in which polymers are classified. For example, first one is chemical structure, यानी chemical structure की बुनियाद पर भी हम क्या करते हैं, polymers को classify करते हैं कि हमारे पास जो पॉलीमर है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो एक जैसे मोनोमर से मिलकर बना है या डिफरेंट किस्म के मोनोमर से मिलकर बना है। सेकंड वन इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, यानी अब पॉलीमर की जो चेन है उसकी शेप क्या है, उसकी बेस पर भी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, यानी अब जो मोनोमर्स अटैच हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं उनकी आपस में अरेंजमेंट कैसे हैं। फोर्थ वन इज टैक्टिसिटी। फिफ्थ वन इज थर्मल बिहेवियर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस और मेथड ऑफ सिंथेसिस, यानी किस मेथड के तहत हमने वो पॉलीमर बनाया है उसकी बेस पर भी हम क्या करते हैं, पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं। नाउ डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन हमारे पास आती है इसमें केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम जो क्या करते हैं पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। इनमें फर्स्ट वन हमारे पास आते हैं होमोपॉलीमर्स। अ होमोपॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स, फॉर एग्जांपल द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट। यानी होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स को कहा जाता है कि जिसमें जितने भी मोनोमर्स हैं वो सारे एक जैसे हों। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास आती है पीवीसी। पीवीसी ये जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, प्लास्टिक के जो पाइप्स वगैरह होते हैं, इसको हम कहते हैं पीवीसी। अब इसमें पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसमें जितने भी मोनोमर्स हैं वो विनाइल क्लोराइड के हैं, कोई और इसमें मोनोमर अटैच नहीं है। तो ऐसे पॉलीमर जो सिर्फ एक जैसे मोनोमर से मिलकर बने हों उनको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। सेकेंड वन हमारे पास इसमें आते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर is formed by the polymerization of two monomers together. For example, vinyl acetate react with butyl malate to give copolymer. यानी अब कोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर है कि जिसमें पहले तो हमने कहा ना कि एक जैसे मोनोमर्स आपस में अटैच होकर अगर पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। अब दो डिफरेंट किस्म के पॉलीमर्स आपस में रिएक्ट करके हमारे पास कोई पॉलीमर बनाते हैं, तो ऐसे के लिए हम टर्म यूज करते हैं कोपॉलीमर्स की, कि विनाइल एसीटेट और ब्यूटाइल मैलिएट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर। और थर्ड वन हमारे पास आता है टरपॉलीमर। पहले हमने कहा कि जब एक जैसे मोनोमर से मिलकर बने हैं तो होमोपॉलीमर है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बने हैं तो कोपॉलीमर है, और अगर इन टरपॉलीमर्स थ्री डिफरेंट मोनोमर्स आर पॉलीमराइज, यानी अब तीन डिफरेंट किस्म के अगर मोनोमर्स आपस में अटैच होकर रिएक्ट करके एक पॉलीमर बनाते हैं तो ऐसे पॉलीमर के लिए हम टर्म यूज करते हैं टरपॉलीमर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अगर आप पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की बुनियाद की बात करें तो उस एतबार से हमारे पास तीन किस्म के पॉलीमर्स आते हैं। फर्स्ट वन लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स कौन से होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ मोनोमर्स अटैच इन अ लीनियर मैनर। अब जो हमारे पास मोनोमर हैं वो एक टाइप के हैं, दो टाइप के हैं या तीन टाइप के हैं, जितनी भी टाइप के हमारे पास मोनोमर हैं, अगर वो एक चेन की सूरत में आपस में अटैच हैं तो ऐसे पॉलीमर के लिए हम टर्म यूज करते हैं लीनियर पॉलीमर। और अगर
वो ब्रांच की सूरत में है, यानी आपके पास एक मेन चेन है और कुछ उसमें पॉलीमर कुछ उसमें मोनोमर्स ब्रांचेस की सूरत में मौजूद हैं, तो ऐसे पॉलीमर के लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्रांच पॉलीमर्स। और थर्ड वन हमारे पास आता है इसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक बेसिकली कहा जाता है ऐसे पॉलीमर्स को कि जिसमें 2 और मोर देन 2 हमारे पास पॉलीमेरिक चेन है और वो आपस में अटैच होती हैं थ्रू मोनोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें फर्स्ट वन को देखो, ए वाले को लीनियर पॉलीमर्स, एक ही हमारे पास स्ट्रेट चेन है। सेकंड वन ब्रांच, एक हमारे पास मेन चेन है और उसके साथ फर्दर कुछ ब्रांचेस अटैच हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं ब्रांच पॉलीमर्स। और थर्ड वन हमारे पास आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा पॉलीमेरिक चेन है और वो आपस में मोनोमर्स के थ्रू आपस में अटैच हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। थर्ड वन हमारे पास था इसमें अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स के। अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स के एतबार से भी हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। इस एतबार से हमारे पास 2 किस्म के आते हैं। फर्स्ट वन ब्लॉक पॉलीमर्स consist of relatively long sequence of identical monomeric units। यानी अब क्या है कि वही जो हमने लीनियर में देखा कि आपके पास एक सीक्वेंस है या आपके पास ब्रांच है, दोनों सूरतों में अगर एक जैसे आपके पास मोनोमर्स हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्लॉक पॉलीमर्स। और सेकंड वन हमारे पास आते हैं ग्राफ्ट्स पॉलीमर्स। ब्रांच पॉलीमर्स whose backbone is formed from one type of monomers and branches are formed of other type। यानी हमने जो ब्रांच चेन पॉलीमर्स देखे ना कि जिसमें हमारे पास एक मेन चेन थी और साथ में उसके ब्रांचेस अटैच थी, अब क्या हो कि जो हमारे पास मेन चेन है वो एक टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बनी हो और जो उसके साथ ब्रांचेस हैं वो किसी और टाइप के मोनोमर से मिलकर बनी हो, तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्राफ्ट पॉलीमर्स के। यहां पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक टाइप के मोनोमर्स हैं जो आपस में अटैच होकर हमारे पास एक मेन चेन बना रहे हैं, और इसके साथ जो हमारे पास ये ब्रांचेस आ रही हैं ये किसी और टाइप के मोनोमर से मिलकर बनी हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनमें हमारे पास जो मेन चेन है वो एक टाइप ऑफ पॉलीमर से और जो उसकी ब्रांचेस हैं या जो बैकबोन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर से मिलकर बनी हो, मोनोमर से मिलकर बनी हो, तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्राफ्ट पॉलीमर्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू टैक्टिसिटी। अब टैक्टिसिटी की बुनियाद पर हम जो पॉलीमर्स हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आते हैं इसमें आइसोटैक्टिक। साइड ग्रुप ऑफ द मोनोमर्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन। यानी अगर आपके पास एक ब्रांच चेन पॉलीमर्स है, ठीक है, उसकी एक मेन चेन है और जितने भी उसके साथ ब्रांचेस जो ग्रुप अटैच हैं वो एक ही साइड पर अटैच हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स। सेकंड वन हमारे पास आता है इसमें सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स। सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स हम ऐसे पॉलीमर्स को कहते हैं कि जिसमें आपके पास साइड ग्रुप ऑफ द मोनोमर्स आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मैनर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो एक आपके पास मेन चेन है, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लेफ्ट साइड पर हैं, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट पर हैं, फिर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लेफ्ट पर हैं, फिर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट पर हैं। तो ऐसे जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स। थर्ड वन हमारे पास आता है इसमें एटैक्टिक पॉलीमर्स। साइड ग्रुप्स आर अरेंज इन एन इररेगुलर और रैंडम मैनर्स अराउंड द मेन चेन। अब पहले तो मैंने अरेंजमेंट की बात की कि 2 ग्रुप्स इधर हैं, फिर 2 ग्रुप राइट पर, फिर 2 ग्रुप लेफ्ट पर, फिर 2 राइट पर, या एक एक का सीक्वेंस है। अगर ये दोनों साइड पर हो और कोई प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो ना हो तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एटैक्टिक पॉलीमर्स के। फर्स्ट वन अगर आप आइसोटैक्टिक को देखो तो इसमें ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये सारी की सारी एक साइड पर अटैच हैं, तो ऐसे के लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसोटैक्टिक। सिंडियोटैक्टिक में क्या है कि एक तरफ बेंजीन रिंग है, फिर एक मॉलिक्यूल को छोड़कर दूसरे के साथ फिर बेंजीन रिंग है लेकिन राइट पर, फिर एक को छोड़कर लेफ्ट पर, फिर एक को छोड़कर क्या है राइट पर। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस के तहत दोनों साइड्स पर हमारे पास क्या है ब्रांचेस अटैच हैं, तो ऐसे के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिंडियोटैक्टिक। एंड द थर्ड वन इज एटैक्टिक। एटैक्टिक में क्या है कि एक साइड पर हमारे पास ग्रुप है, फिर दूसरे पर है, फिर 2 ग्रुप आगे, फिर हो सकता है इस साइड पर 3 ग्रुप आ जाए, कि दोनों साइड पर हमारे पास ब्रांचेस हों लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस उसमें फॉलो ना हो, तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एटैक्टिक पॉलीमर्स।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है अकॉर्डिंग टू थर्मल बिहेवियर, यानी अगर आप उसको हीट करते हो तो उस सूरत में वो जो पॉलीमर है वो क्या बिहेवियर शो करता है, उसके एतबार से भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास दो किस्म की आती है, फर्स्ट वन थर्मोप्लास्टिक और सेकेंड वन इज थर्मोसेट्स। अब थर्मोप्लास्टिक्स हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स विच आर इजीली सॉफ्टन अपॉन हीटिंग, यानी ऐसे पॉलीमर जिनको आप हीट करो, हीट करने पर वो क्या हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। इसके एग्जांपल में लाइक पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइरीन। हमारे पास ये जो शॉपिंग बैग हैं, ये जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनको आप जरा सा हीट करो तो ये अपनी शेप को ही क्या करते हैं, चेंज करने लगते हैं। क्यों? हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होते ही अपनी शेप चेंज करते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स लाइक जिनमें प्लास्टिक आता है, रबर है, तो ऐसे जो हमारे पास पॉलीमर्स हैं इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स की। और सेकंड वन इज थर्मोसेट्स, पॉलीमर्स विच चेंज इरिवर्सिबली इनटू हार्ड एंड रिजिड मटेरियल ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड, यानी ऐसे मटेरियल जिनको हम हीट करें और वो और ज्यादा हार्ड होते जाएं, तो ऐसे मटेरियल के लिए हम टर्म यूज करते हैं, या ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं थर्मोसेट्स। इसके लिए आपने कॉमन सी एग्जांपल देखी होगी कि घरों में अक्सर जो बर्तन वगैरह यूज किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं चीनी के बर्तन, अगर आप एग्जांपल लो तो उस सूरत में क्या होता है कि आप अगर उसको चूल्हे पर रख दो या उसमें कुछ चीज बनाओ या उसमें कोई गर्म चीज डाल दो तो वो सॉफ्ट नहीं होते, ना ही वो पिघलना शुरू करते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए थर्मोसेट्स, और ऐसे पॉलीमर्स जिनको अगर हम हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाएं, तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। का मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, इनको पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के एतबार से देखा जाए तो पॉलीमर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इलास्टोमेयर्स एंड द सेकंड वन इज फाइबर्स। इलास्टोमेयर्स क्या है, पॉलीमर्स दैट कैन बी इजीली स्ट्रेच बाय अप्लाइंग स्मॉल स्ट्रेस, कि आप जरा सा उस पर फोर्स अप्लाई करो तो वो क्या हो, स्ट्रेचिंग शो करे। कॉमन सी एग्जांपल है हमारे पास रबर की, कि रबर को आप अगर स्ट्रेच करो तो वो क्या होता है, अपनी लेंथ को इंक्रीज कर देती है। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनको अगर आप फोर्स लगाओ और वो अपनी शेप को चेंज करें और यानी आप ऐसे पॉलीमर्स जो इलास्टिसिटी शो करें, ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं इलास्टोमेयर्स। एंड द सेकंड वन इज फाइबर्स, पॉलीमर्स विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पॉलीमर्स चेन, यानी जो डिफरेंट पॉलीमर्स चेन है उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए, कि अगर आप इसको स्ट्रेच करो तो उस सूरत में वो क्या हो, या तो टूट जाए। तो ऐसे पॉलीमर्स हमारे पास आते हैं फाइबर्स में। फॉर एग्जांपल ये जो हम कपड़े यूज करते हैं, अगर आप इसको जोर से स्ट्रेच करो तो बजाय ये कि वो इंक्रीज होने के लेंथ में, वो क्या होता है, टूटना शुरू कर देता है। तो ऐसे पॉलीमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइबर्स। लास्ट वन हमारे पास इसमें आती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। ये जो हमारे पास इसमें आती है मेथड ऑफ सिंथेसिस के एतबार से, ये फर्स्ट वन 1929 में W.H. कैरेथर्स ने सजेस्ट की ये क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो किस्म के पॉलीमर्स आते हैं, फर्स्ट वन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द सेकंड वन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट वन हम एडिशन पॉलीमराइजेशन को देखते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके तहत पॉलीमर की सिंथेसिस होती है। अब ये दो किस्म के हैं, एक एडिशन पॉलीमर यानी जिसमें सिंपल मोनोमर्स ऐड अप होते हैं और आपके पास एक पॉलीमर बनता है, इसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इससे डिफरेंट है। एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो ये 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट वन इसमें आता है इनिशिएशन, सेकंड वन प्रोपेगेशन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनिशिएशन बेसिकली कहा जाता है कि जब कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब सनलाइट फॉल करती है तो वो रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। रेडिकल जो किसी भी एटम की रेडिकल फॉर्म है वो हाईली रिएक्टिव फॉर्म है, या किसी भी मॉलिक्यूल की जो रेडिकल फॉर्म है वो हाईली रिएक्टिव फॉर्म है। तो बाज़-औक़ात क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है या कोई और डिफरेंट प्रोसेस होता है तो वो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और वो हाईली रिएक्टिव रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब ये रेडिकल फॉर्म किसी और मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो खुद तो स्टेबल होता है, लेकिन जिस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा उसको रेडिकल बना देगा। तो इस तरह एक रेडिकल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, एक
दो मॉलिक्यूल हमारे पास अटैच हो जाएंगे, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह करते करते हमारे पास नंबर ऑफ मोनोमर्स अटैच हो जाते हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोपेगेशन, के जिसमें जो मोनोमर्स हैं वो आपस में अटैच होना शुरू होते हैं और हमारे पास एक लार्जर चेन की सूरत में वो आते जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास होता है टर्मिनेशन, जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, नॉन रेडिकल अडक्ट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। तो ये तीन स्टेप में हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। कि फर्स्ट वन में क्या होगा, लाइक अगर आप इसमें क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जब सनलाइट फॉल करती है तो ये क्या होता है, क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वन अगर आप प्रोपेगेशन की बात करो तो प्रोपेगेशन में क्या होगा कि रेडिकल जिस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह मोनोमर्स आपस में अटैच होते जाते हैं और हमारे पास एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता जाता है। थर्ड वन हमारे पास इसमें आता था टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या है कि जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है जो रिएक्टिव नहीं होता। इस स्टेबल मॉलिक्यूल जब बनने के जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन के प्रोसेस में जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पीवीसी की ही में विनाइल क्लोराइड की एग्जांपल लूं तो विनाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल रेडिकल में कन्वर्ट होगा, वो दूसरे विनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करके डाइविनाइल क्लोराइड बनाएगा तो डाइविनाइल क्लोराइड का जो लास्ट टर्मिनल होगा वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो थर्ड विनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ट्राई विनाइल क्लोराइड बनाएगा और थर्ड मॉलिक्यूल का जो टर्मिनल है वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और करते 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 एक पॉलीविनाइल क्लोराइड की जब हमारे पास फॉर्मेशन होगी तो एट द एंड दो रेडिकल जब आपस में रिएक्ट करेंगे और एक हमारे पास लॉन्गर चेन बनेगी, तो उस सूरत में जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास पॉलीमर की सिंथेसिस हो जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल है अगर आप यहां पर देख सको तो। नेक्स्ट वन हमारे पास इसमें आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शुरू करने से पहले आप इस चीज को समझ लो कि कंडेंसेशन रिएक्शन होते क्या हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करें विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल। कंडेंस करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाएं कि दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक को हम कहते हैं ए और एक को बी। ये आपस में कंडेंस करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाएं और इसके नतीजे में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो या इसमें अल्कोहल रिलीज हो, तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हम टर्म यूज करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है कि जिसमें पॉलीमराइजेशन हो यानी पॉलीमर्स की सिंथेसिस हो और प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व हो, कंडेंसेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व हो। This type of polymerization results from the mutual reaction of two functional groups. The reaction usually involves the removal of water molecule or methanol molecule. It takes place at both ends of the growing chain. For example, dicarboxylic acid or ester combine with diols to get the desired polymer like nylon and polyester fiber. Such polymerization are generally ionic in नेचर। अगर आप यहां पर ये देखो कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं, बेसिकली ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे से हाइड्रोजन रिलीज होगा और इस कार्बन, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इस कार्बोनाइल कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान हमारे पास बॉन्ड बनेगा और ये जो हमारे पास OH ग्रुप और H है ये आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल की सूरत में रिलीज हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो तो ये कार्बोनाइल कार्बन सेकंड मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस सूरत में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इस किस्म की जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन है इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये थी हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के ऐसी पैरामीटर्स जिनकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क द क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग।